हाँ तो नमस्कार जी। आप सबका सेंटअप एग्जाम के सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप ये पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं, आपका यहाँ से 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एकदम। बस बढ़िया सबको पूरा वीडियो को देखना है एकदम, और उसके बाद सही से लिख लिख के याद कर लेना है एकदम। आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 अंक का प्रश्न है। उनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। कि जब करना 3 6 प्रश्न है, 6 में सबका 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 में 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, मैं आपको सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इसको बनाना है तो टिक मार के हम रख लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। अगर ये बनाना चाहते तो बनाइए, ना छोड़ दीजिए, हम छोड़ रहे हैं, इसको नहीं बनाएंगे। चलिए, औद्योगिकरण में मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। ये बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, छोड़ दीजिए। साम्यवाद क्या है, इतना आसान क्वेश्चन छोड़िएगा जी, एकदम छोड़ना नहीं, एकदम बना करिएगा। साम्यवाद क्या है ये बनाएंगे, हम टिक मार के रख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 को ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन बनाना है, हम बना लेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आपका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 5 और 6 का आंसर देखिए, तो हमें ये 3 को बनाना है। 6 में से आपको कितना बनाना है, 3 मात्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। देख लीजिए इसका आंसर है आपका 2 नंबर का आंसर क्या है। देखिए 2 नंबर का आंसर यहाँ उत्तर लिखा है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट यानी बेरोजगारी और महंगाई, राजनीतिक असंतोष, राजा लुई फिलिप की निरंकुशता और जनशक्ति जनतंत्रिका स्वतंत्र का अवयव, मध्यम वर्ग का असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना। इन सभी कारकों ने मिलकर जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1848 को क्रांति हुई। ठीक है, अगर ये आपका क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिए, एकदम बना कर ना छोड़ना है। ठीक है, एकदम बना कर आइएगा, यस लिखिए कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, उत्तर इसका साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का अर्थ बताइए। साम्यवाद का एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर केंद्रित है, जहां उत्पादन के संसाधने जैसे कारखाने पर समुदाय का स्वामित्व होता है। इसका लक्ष्य ध्यान और संसाधनों के बीच समान रूप से वितरण करना है। ठीक है, आर्थिक असमानताएं समाप्त हो सके। इसमें निजी संपत्ति नहीं होती है और लाभ को व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, साम्य बात को आप समझ गए। अगर साम्य बात को समझ गए तो बताइए, साम्य बात को आप समझ गए। साम्य बात को एकदम लिख दीजिएगा, कल आएगा भी, आप एकदम लिख दीजिएगा। ठीक है, जाइएगा 2 बजे, ये सब क्वेश्चन आपका एकदम 100% ये लिख के आइएगा, छोड़िएगा नहीं, 100% लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देख लीजिए। हुआ हुआ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। धार्मिक स्वतंत्रता पहचान बनाए रखना था, जिसमें वियतनामी लोगों को फ्रांसीसी और जापानी उपनिवेशवादियों के शोषण से मुक्त कराना था। ठीक है, सामाजिक सुधार लागू करना शामिल था। यह आंदोलन वियतनामी राजनीति में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में कार्य कर रहा था, जिसने जिसने अन्य राजनीतिक आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ के एकदम बढ़िया से लिख आइएगा। कल का ना 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, बढ़िया से लिख आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। आपका यहाँ पर हिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किसी आपका एक प्रश्न का उत्तर देना है। वो प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। तो पूछा आपसे पहला, मुद्रण क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की। अगर बनाना है बनाइए, ना छोड़ दीजिए। दूसरा पढ़ते हैं, मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रस्तुत किया। अगर ये बनाना चाहते हैं तो बनाइए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे, इसको टिक करके रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, चलिए हिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 4 नंबर का आपका रहेगा हिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मुद्रण क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कई तरह से मदद की, जैसे कि राष्ट्रीयकरण, विचारे और राजनीतिक चेतना का प्रचार, लोगों को एकजुट करने में भूमिका और ब्रिटिश शासन की गलतियों को उजागर करना।
इनमें समाचार पत्र, पुस्तकों और पर्चे के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता जैसी विचारें को आम लोगों को तक पहुंचाया जाता है, जिसमें उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण की क्रांति भूमिका लाई। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। भूमिका विचारों का प्रसार, मुद्रण ने राष्ट्रीयवादी विचारें, स्वतंत्रता, सामाजिक सुधारों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की किताबों के माध्यम से देश के कोने कोने तक फैलाया। राजनीतिक चेतना, स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां का पर्दाफाश किया, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। चलिए देखते हैं अगली का आपका सामाजिक एकता विभिन्न भाषाओं में मुद्रित सामग्री के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ना। ठीक है, एक साथ जोड़ने में मदद की, जिससे एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित हुई। आगे लिखा है सार्वजनिक बहस, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेताओं अपने विचार मुद्रित कर सकते थे, जिससे सार्वजनिक बहसों शुरू हुई और लोगों को औपनिवेशिक सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, आपका यहाँ ये पूरा आपका 5 अंक का प्रश्न था, इसलिए बना था थोड़ा एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। आपका एकदम दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय बढ़िया से याद कर लीजिए कि यही आने वाला है आपका एग्जाम में। ठीक है, सोशल साइंस को जो एग्जाम होने वाला है वही 2 बजे आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें यही आने वाला है। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका राजनीतिक विज्ञान में आपके पॉलिटिकल साइंस में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 9 नंबर क्वेश्चन में है सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है। अगर ये बनाना चाहते बनाइए, ना छोड़ दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय संघीय व्यवस्था की कोई 4 विशेषताएं लिखे। अगर बनाना चाहते बनाइए, ना आपका आंसर अभी हम देने वाले हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने वाला। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है आपका राजनीतिक शास्त्र में मात्र 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सबका 2 बनाना है। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 बनाना है, ये 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, सूचना का अधिकार RTI सूचना का अधिकार लोकतंत्र के रखवाले के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सरकार के कामकाज में प्रदर्शित और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, नागरिकों को सख्त बताता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लाता है। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ गए? एकदम समझ गए तो यस लिखिए, एकदम छोड़ना नहीं, कल को लिख करना है पूरा 200% ये क्वेश्चन को लिख करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका, भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है क्योंकि देश की विशाल सामाजिक और भौगोलिक विविधता को एक या 2 दलों द्वारा दर्शाना मुश्किल है। यह व्यवस्था विभिन्न हितों और समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देती है, लोकतंत्र भागीदारी को बढ़ावा देती है और सत्ता का केंद्रीकरण रोकती है। इसके अलावा यह मतदाताओं को अधिकार विकल्प प्रदान करती है और शासन में व्यवस्था करता प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आपका ये पूरा आंसर है, बढ़िया सब पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। आपसे 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें किसी एक का आपको आंसर देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपका क्या लिखा है, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का विवेचना कीजिए। दूसरा है लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन को बनाने वाला है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर अर्थशास्त्र के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाने वाले 14 नंबर का उत्तर है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों के मौलिक अधिकार, शिक्षा और जागरूक जनता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी शामिल है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समानता, सरकार का जवाबदेही होना, राजनीतिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, आगे देखिए आपके क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधित्व को स्वतंत्र रूप से चुन सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट आपका
नागरिकों के मौलिक अधिकार, इनमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल है, जो नागरिक के कल्याण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका शिक्षित और जागरूक जनता। शिक्षित नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझते हैं और देश की समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट आपका प्रेस की आज़ादी। स्वतंत्र प्रेस सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है और सरकार के जनमत के रूप में काम करता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। लिख के थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया से लिख के याद कर लीजिए। चलिए अब अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर देखते हैं। आपके ज्योग्राफी में कितना 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किसी आपका 6 प्रश्न पूछा जाएगा ज्योग्राफी में, जिसमें आपको 3 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा आपका। क्वेश्चन है परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होती है। अगर बनाए छोड़ दीजिए। मैग्नीज की क्या उद्योग है, ये बनाना हम टिक मार रही है। जैसे तापीय प्रदूषण को परिभाषित किया, आसान लग रहा है, हम बना लेंगे। चलिए छोड़। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख, जिन्हें बन रहा है, छोड़ दीजिए इसको। मैग्नो वन की विशेषताएं लिखिए, नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम, ये तो बन ही जाएगा ना। 3 आपका हो गया। 3 का देखिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए ज्योग्राफी में आपका 3 प्रश्न का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में मैग्नीज का मुख्य उपयोग इस्पात और एल्यूमीनियम के मजबूत बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बैटरी, रासायनिक उर्वरकों और सिरेमिक जैसे औद्योगिक अनुप्रयोग में होता है। यह मानव शरीर के लिए भी एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो स्वस्थ हड्डियों और तंत्रिका कार्य के लिए जरूरी है। क्या आपसे पूछा जाएगा मैग्नीज का मुख्य उपयोग लिखने के, तो लिख दीजिएगा, एकदम कमेंट में यस बताइएगा और लिख दीजिए। इसका ये क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में, एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका तापीय प्रदूषण किसी प्राकृतिक स्रोत जल स्रोत। तापीय प्रदूषण जो है किसी प्राकृतिक जल स्रोत के तापमान से अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं और बैटरी संयंत्रों के कारण होता है। यह जल की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आपके तापीय प्रदूषण के बारे में पूछेगा, लिख दीजिए एकदम यस, कमेंट में बताएगा, लिख देंगे यस करके बढ़िया से याद कर लीजिए। क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई। ये 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम क्या है, झरिया और बोकारो। ये कहाँ है, झारखंड में। यह भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से है, जिसमें झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एकदम बना कर छोड़िएगा ना, ये क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लिए। चलिए अब इसका देखते हैं उत्तरीय प्रश्न। ज्योग्राफी में आपका 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें किसी एक का आपका जवाब देना है। वो आपका कितना नंबर का, 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्चक्र की विधियों का वर्णन कीजिए। यह दूसरा है जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हम 28 नंबर क्वेश्चन को बनाने वाले। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। भूगोल के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता यह है कि ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अब सादों से बनती है, अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कारण पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास और चूना से भरपूर होता है, जबकि इसमें कोई नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। इसकी रंगत हल्के गहरे भूरे तक होते हैं। यह गेहूँ, धान, आलू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, उत्पत्ति। यह नदियों के निरपेक्षण से बनता है। ठीक है, नदियों के निरपेक्षण से बनता है। और उपजाऊपन, यह बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। खनिज संचारण, इसमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होता है। लेकिन कणों का आकार, इसमें बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कण वियुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ के बढ़िया से याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से।
कल पर क्या बढ़िया से आपका पूरा यहाँ से ये पूरा आपका आएगा आज ही पूरा 2 बजे आप जब लिखने जाएंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका यही प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का प्रश्न है, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप इकोनॉमिक्स का आपका सब अर्थशास्त्र में आपका 4 प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न का उत्तर देना। तो प्रश्न पढ़िए। 15 में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बना देंगे, एकदम बना देंगे। ठीक है, वैश्वीकरण के 4 इन्हें बनाएंगे, छोड़ दीजिए। वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है, बनाएंगे तो बनाइए, एकदम बना देंगे। चलिए 15 और 17 का देखते हैं अभी आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। यहाँ सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा तो बना दीजिए, एकदम यस लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्य लोगों को बचत और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह सुगम बनाना, पूंजी निर्माण को बढ़ाना, देन और वित्तीय जोखिमों का प्रदान करना, बैंक, बीमा कंपनियों और निवेश फर्म जैसे विभिन्न रूप से लेते हुए, और व्यक्तिगत क्या वित्तीय संस्था के बारे में लिख दीजिए। यस, देखिए पूरी बढ़िया से याद कर लीजिए। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते तो मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ फॉलो कर लीजिए। आपका वहाँ पर इसका मिल जाएगा आपका लिंक। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसका देखते हैं। आपसे 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप किसी एक का उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 19 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दो दिए गए अधिकारों का चर्चा करिए या मुद्रा के आर्थिक महत्व का विवेचना कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देखिए। मुद्रा आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश का आधार है। यह नियमित विनिमय को आसान बनाकर और आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त करके क्षमता बढ़ाती है। यह मूल्य के मापक के रूप में काम करती है, बचत और निवेश को सक्षम बनाती है और पूंजी को गतिशील बनाती है। मुद्रा आर्थिक विकास एक मापक है और मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एकदम आपका ये पूरा एकदम बना कर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। आपका करना 4 अंक का ये प्रश्न है, 4 अंक का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका आपदा प्रबंध से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से, जिसमें आपका 2 का उत्तर देना है। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के कौन सा बनेगा। तो बांध एवं तटबंधों में क्या अंतर है, बनाएंगे, छोड़ दीजिए, नहीं बनाएंगे। भूकंप के प्रभावों के कम करने के उपयोग लेके बनाएंगे, इसको घेरा मार लीजिए। उपरियागी 32 और 32 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं, आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये 30 और 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, आप बढ़िया से याद कर लीजिए। पीडीएफ मिल जाएगा और व्हाट्सअप चैनल को आपको फॉलो करना है, और इस नंबर पर कॉल करके बोल दीजिए कि सर फॉलो कर लिए, आपका व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, आपको फ्री पीडीएफ देंगे, फ्री पीडीएफ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको मैथ के क्लास में। बढ़िया से परीक्षा दे के आइए, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ। बढ़िया जाइए, परीक्षा दे के आइए। धन्यवाद, मिलते हैं मैथ के क्लास में।